नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा की सैनी सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। सीएम नायब सैनी को विश्वास मत हासिल कर लिया है और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एमएलए पद से इस्तीफा दे दिया है। करनाल सीट से ही उपचुनाव लड़ेंगे सीएम सैनी। तो इस बात पर मुहर लग गई है कि सीएम सैनी अब करनाल विधानसभा सीट से ही उपचुनाव लड़ेंगे। तो विश्वास मत सैनी सरकार ने हासिल कर लिया है। आज हमने देखा था किस तरह से बहस चली थी विधानसभा में और उसके बाद अब खबर यह है कि सैनी सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ मनोहर लाल, जो कि हरियाणा के पूर्व सीएम हैं, उन्होंने अपनी एमएलए की सीट छोड़ दी है। करनाल से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था, वहां से विधायक है और अब उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी है और उसी करनाल सीट से अब नए सीएम नायब सैनी उपचुनाव लड़ेंगे। तो बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे हैं। चंडीगढ़ में विधानसभा में आज बहस चली, उसके बाद अब सैनी सरकार ने विश्वास मत जो है वो हासिल कर लिया है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा दें, बीजेपी के पास 41 विधायक थे। इस दौरान निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन बीजेपी को दिया। कांग्रेस के पास 30 विधायक थे, जेजेपी के पास 10 विधायक थे, जिसमें से 5 विधायकों ने आज वो शामिल नहीं हुए थे विधानसभा की कार्यवाही के दौरान। निर्दलीय विधायक 6 थे, जिनमें से कुछ विधायकों ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया और निर्दलीय विधायकों के समर्थन के बाद आज जो बीजेपी की नई सरकार बनी है, सैनी सरकार, उन्होंने विश्वास मत हासिल कर लिया। वहीं वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता दें, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। 36 साल पुराने शस्त्र लाइसेंस के मामले में उनको सजा सुना दी गई है। कल हमने देखा था कि मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था, मुख्तार अंसारी को, और आज कोर्ट ने सजा सुना दी है। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आज वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में सजा सुना दी है। बीते दिन हमने देखा था कि वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को इस मामले में दोषी करार दिया था और आज सजा सुनाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले से ही बांदा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, और अब एक और केस में फर्जी शस्त्र लाइसेंस का यह मामला है, जिसमें वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने एक बार फिर से मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो 36 साल पुराना यह फर्जी लाइसेंस का मामला है, जिसमें मुख्तार अंसारी ने फर्जी तरीके से शस्त्र लाइसेंस बनवाया था। इस मामले में कल वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुशील तिवारी गाजीपुर से लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, ये जो मामला है फर्जी लाइसेंस का, इस पर कल हमने देखा था किस तरह से वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था और आज उम्र कैद की सजा सुना दी है। क्या जानकारी, क्या अपडेट, क्या कुछ अदालत ने जो सजा सुनाई है उस आदेश में क्या कुछ है? सही कह रही है, क्योंकि एक बड़ा ये मामला था और जो कि उम्र कैद की सजा हो चुकी है वाराणसी में, जो कि फर्जी लाइसेंस का ये मामला था। इसके साथ ही एक और मामला था, जबकि गाजीपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में, जो कि आप देख रही हैं, हम गाजीपुर से ठीक पीछे आपको दिखा रहे हैं, सुबह से ही गामा गहमी का माहौल था। और रिया, ये घटना 15 जुलाई 2001 की है, जब वो मनोज राय की हत्या हो जाती है और 23 साल तक ये मुकदमा लिखा नहीं जाता। उसके बाद जो मनोज राय की हत्या होती है, उनके पिता शैलेंद्र राय मुकदमा दायर करते हैं गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद कोतवाली में। और उसके बाद जब उनसे बात होती है तो मीडिया के सामने वो रिया यही कहते हैं कि उनको भरोसा जगा जब डबल इंजन की सरकार आई। और आज गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में रिया अरविंद मिश्रा इसे देख रहे थे। इससे पहले डीसी के जरिए
डॉन जुड़ा हुआ था। इसके साथ ही ये बड़ा मामला था, हाई प्रोफाइल मामला था। कोर्ट परिसर की बात करें तो पीछे आप देख रही हैं सुबह से ही काफी भीड़ लगी हुई थी और मुख्तार की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। और इससे पहले भी रिया मनोज राय के पिता ने जो भी बातें कही उसको कोर्ट ने सुनी। और आज जो बड़ी खबर आ रही है मुख्तार अंसारी के केस में, मनोज राय हत्याकांड एक बड़ा हाई प्रोफाइल ये मामला था, उसमें रिया 20 मार्च की तिथि आज गाजीपुर की एमपीए मलिक कोर्ट ने मुकर्रर की है। जी सुशील, अगर बात की जाए जिस तरह से अब उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, तो मुख्तार अंसारी के जो वकील थे उनकी तरफ से क्या कुछ दलीलें पेश की गई आज? अगर हम यह बात करें तो वाराणसी के बाद गाजीपुर में भी डॉन के लिए वो पल ऐसा था कि डॉन सदमे में था। और अगर मुख्तार समेत 4 आरोपियों के विरुद्ध वो मुकदमा दायर किया जाता है, जिसमें रिया 147, 148, 302, 149 के तहत वो मुकदमा दर्ज किया जाता है। और मुख्तार ने इससे पहले दलील भी दी थी, लेकिन उसकी उन बातों को अरविंद मिश्रा ने खारिज कर दिया। बड़ा मामला था गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में, यहीं से मुख्तार को सजा का ऐलान हो चुका है। रिया, अगर मैं मुख्तार अंसारी की बात करूं तो इससे पहले एक बड़ा मामला था, कृष्णानंद राय हत्याकांड। पूर्वांचल में डॉन के सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि बोले, ऐसा डॉन का रसूख था। लेकिन गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फिर मनोज राय हत्याकांड में आज बड़ा फैसला करते हुए जो आगे की तिथि है उसको मुकर्रर की और 20 मार्च गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने इसे तय किया है। आगे सुनवाई होगी। जी सुशील, साथ ही अगर मुख्तार अंसारी की बात करें तो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले से ही वो बांदा जेल में बंद है, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। अब एक और बार उन्हें उम्र कैद की सजा मिलती है, आगे क्या कुछ उनके पास, क्या कुछ विकल्प, क्या हाईकोर्ट जाएंगे? यहाँ से प्रिया मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली से भी बात की तो उन्होंने कहा माननीय न्यायालय पर उनको विश्वास है और जरूर अगर गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के बाद अगर आगे की सुनवाई अगर नहीं होती है या मुख्तार के फेवर में नहीं होती है तो आगे का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। लेकिन मुख्तार के लिए एक एक दिन कांटों भरा बना हुआ है और मुख्तार की नींद उड़ चुकी है। जी सुशील, क्या कुछ विकल्प मुख्तार अंसारी के पास अब? की बात करें तो रिया सिर्फ एक ही विकल्प है। अगर यहाँ से लोअर कोर्ट अगर फैसला सुनाता है तो उसके बाद आप आगे माननीय न्यायालय इलाहाबाद का ही दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन इतने मुकदमे मुख्तार अंसारी पर हुए हैं कि एक मुकदमा अगर रिया खत्म होता है तो फिर दूसरे मुकदमे की पैरवी शुरू हो जाती है। तो डॉन के लिए ये घड़ी मुश्किलों भरी है। और जब से बीजेपी की सरकार आई रिया, फाइलें खुली हैं और पुलिस महकमे में एक हड़कंप मच गया। जो पहले गवाह रिया सामने बोलते नहीं थे, आज वो गवाह बोलते भी हैं। और अगर हम कहें माननीय न्यायालय पे लोगों को विश्वास है। और जो कि मनोज राय के पिता हैं रिया, उन्होंने कहा देर आए दुरुस्त आए। उनकी आंखें नम थी, आंखों में आंसू था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको विश्वास है कि उनके पिता को न्याय मिलेगा। क्योंकि लियाकत अली से जब मैंने बात की तो लियाकत अली ने कहा, तो उन्होंने कहा ये मामला फर्जी है, मुख्तार को फर्जी फंसाया गया था। उन्होंने कहा मनोज राय के पास फर्जी वो ठेकेदार का काम करता था, उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। तो दलीलें दी हैं लियाकत अली ने इंडिया वॉइस के कैमरे के सामने। लेकिन एक बड़ा मामला है आगे, जिसके लिए रिया जो तिथि है 20 मार्च आगे बढ़ा दी गई है। और हम इंतजार करेंगे गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट 20 मार्च को क्या करती है। जी सुशील, साथ ही जिस तरह से आप भी कह रहे थे कई मुकदमे पहले से मुख्तार अंसारी पर दर्ज है, बात की जाए तो 65 मुकदमे हैं जिनमें से 7 में उन्हें सजा सुना दी गई है। पहले से बांदा जेल में बंद है, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। और एक और मामले में जो ये फर्जी शस्त्र लाइसेंस से जुड़ा मामला है, इसमें भी अब उन्हें मुख्तार अंसारी को जो है उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। अब आगे क्या कुछ? बड़ा मामला है ये। और हम कहें कि अगर मुश्किलों भरी ये रहा है, कांटों भरी रहा है। और न्यायालय के सामने अगर हम कहें रिया, वो डॉन गिड़गिड़ा सा रहा था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़ा हुआ था। वाराणसी में भी काफी गहमा गहमी का माहौल था। और हम ये कहें कि बनारस के साथ साथ गाजीपुर या पूर्वांचल के विभिन्न जिले हैं रिया, जहां पर मुख्तार अंसारी के नाम पर मुकदमे दर्ज हैं। और एक मुकदमा रिया खत्म होता है तब तक दूसरा मुकदमा शुरू हो जाता है। और हम कहें कि आगे की राह कांटों भरी है और दुश्वारियां हैं। और मुख्तार सपने में भी नहीं सोच सकता था जिस तरीके से मुख्तार के सामने लगातार वो मामले रिया आ रहे हैं। तो निश्चित ही आगे जॉन मुख्तार अंसारी के स्वीटी जो भी गिरोह के भी सदस्य अगर हम आपको बताएं, IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी माने जाते हैं। और लगभग करोड़ों की संपत्तियां रिया यहाँ पे कुरूप हुई है। तो प्रशासन की टेढ़ी नजर बनी हुई है और माननीय न्यायालय भी जल्द फैसले का ऐलान बिल्कुल मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और इस दौरान उनको फिर से उम्र कैद की सजा एक बार और मिल चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
वहीं मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। वहीं अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते सुनवाई भी टल गई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बयान दर्ज कराने के लिए सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना था, लेकिन राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए। वहीं अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते आज कोर्ट में सुनवाई टल गई। अब अगली सुनवाई 22 को होगी। के मुकदमे में बयान मुल्जिम बनना है, उसी प्रोसीडिंग में पत्रावली चल रही है। बयान मुल्जिम बिना अभियुक्त के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित ये नहीं बन सकता। तो लेकिन आज हमारे यहाँ बार एसोसिएशन सुल्तानपुर में प्रस्ताव था, यहाँ अधिवक्तागण स्ट्राइक किए थे, इसलिए कोई सुनवाई नहीं हो सकी और अगली तारीख 22 मार्च नियत की गई है। बयान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शैलेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। शैलेश, अगर बात की जाए, क्या कुछ ये पूरा मामला है जिसके लिए आज राहुल गांधी को सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट आना था बयान दर्ज कराने? जी मैं बता दूं, आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो नहीं आए। और क्योंकि आज अधिवक्ताओं की हड़ताल भी थी, जिस कारण से सुनवाई को टालते हुए आगामी डेट 22 मार्च रखी गई है। जी, साथ ही शैलेश, जिस तरह से अब अगली जो सुनवाई की डेट है वो 22 मार्च है, क्या 22 मार्च को संभावना है कि राहुल गांधी आएंगे बयान दर्ज कराने? देखिए, अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई है, लेकिन पिछली बार 20 फरवरी को राहुल गांधी सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए थे, जहां पर उन्होंने अपना पक्ष रखा था और पक्ष को ध्यान से सुनते हुए जो जज थे उन्होंने उन्हें 25-25 हजार की 2 मुचलके पे जमानत दे दी थी। जी, आगे क्या कुछ इस पूरे मामले में, अगर बयान दर्ज होता है उसके बाद क्या कुछ? देखिए, ये बहुत 6 साल करीब पुराना मामला है, जो कि कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसी से आहत होकर तत्कालीन भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में केस दर्ज कराया था। उसी सिलसिले में राहुल गांधी 20 फरवरी को सुल्तानपुर आए थे और उन्होंने अपना पक्ष रखा था। आपको बता दें, कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उन्हें 25-25 हजार की 2 मुचलकों पे जमानत दे दी है। ठीक है शैलेश, जैसे अगली सुनवाई जो है वो 22 मार्च को है, अगर राहुल गांधी पहुंचने में या बयान दर्ज कराने में असमर्थ होते हैं, उसके बाद क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे अदालत की तरफ से? देखिए, ऐसा इसमें होता है कि बयान दर्ज कराना जरूरी होता है, जिसमें गवाहों के भी बयान दर्ज कराने होते हैं। उसके बाद जज फैसला लेते हैं कि आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी। ठीक है शैलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां एमपी एमएलए कोर्ट में आज पेश नहीं हुए सांसद राहुल गांधी। सुल्तानपुर का ये मामला है, वहां उन्हें पेश होना था, बयान दर्ज कराना था। वहीं समाजवादी मजदूर सभा के नेताओं ने बीजेपी सरकार पर महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और भूख हड़ताल की। समाजवादी मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल निगम के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ता अलग अलग जिलों में जाकर भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो लखनऊ का यह मामला है, जहां महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर सपा मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। समाजवादी मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल निगम वारसी जी के नेतृत्व में ये भूख हड़ताल का कार्यक्रम मजदूर सभा कर रही है। इनका उद्देश्य ये है कि पूरे देश और प्रदेश में जिस तरह से बेतहाशा महंगाई और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में एक मुहिम छेड़ रखी है। अपनी भूख हड़ताल का कार्यक्रम भी हर जिले में
कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज लखनऊ राजधानी में इन्होंने ये बड़ा कार्यक्रम भूख हड़ताल करने का काम किया है। जिस तरीके से पूरे देश और प्रदेश में बेतहाशा महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, सपा मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं ने राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन किया है सरकार के खिलाफ, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आपके पास? ठीक है, हमारा संपर्क शायद टूट चुका है। एक बार फिर से आपको बता दें, लखनऊ से एक खबर है जहां समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल की, बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, राज्य सरकार को घेरा है, राज्य सरकार पर निशाना साधा है, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर योगी सरकार पर निशाना यहां पर समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा द्वारा साधा गया है, भूख हड़ताल की गई है और यही कहना है कि वो राज्य सरकार के काम से, राज्य सरकार की नीति से खुश नहीं है। तो यहां समाजवादी पार्टी मजदूर सभा ने प्रदर्शन किया है, भूख हड़ताल की, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर हड़ताल की और राज्य सरकार को इन मुद्दों को लेकर घेरा। जिस तरह से कुछ ही वक्त बाद अब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको देखते हुए तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अपने अपने तरह से मुद्दे बुनने का काम कर रहे हैं। यहां पर विपक्षी जो दल है वो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठा रहे हैं और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं ने राजधानी लखनऊ में आज प्रदर्शन किया। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर राज्य सरकार को घेरा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे। एक बार फिर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आसिफ, अगर बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी मजदूर सभा के कार्यकर्ता आज उन्होंने राजधानी लखनऊ में जमकर प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल पर बैठे, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, बता दूं कि आज समाजवादी मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल निगम वारसी के नेतृत्व में दर्जनों सपाइयों ने परिवर्तन चौक पर भूख हड़ताल किया। भूख हड़ताल के दौरान बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और यहां पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है धरना प्रदर्शन में शामिल हुआ, जहां पर राहुल निगम वारसी ने बड़ा हमला बीजेपी पर बोला और कहा कि जिस तरह से यूपी और केंद्र में लगातार जो है किसान परेशान है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा, साथ ही साथ नौजवानों को नौकरी नहीं मिलने से आत्महत्या को मजबूर हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल है और आने वाले समय में यानी लोकसभा 2024 के चुनाव में इसका जनता जो है मुंहतोड़ जवाब देगी। वहीं दूसरी तरफ जो है मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन किसानों और नौजवानों की बातों को उठा रहा है और देश हित की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है इससे जो है लोग प्रभावित हो रहे हैं और खासकर सपा सुप्रीमो लगातार जो है मांग उठा रहे हैं, किसानों की मांग उठा रहे हैं, नौजवानों की मांग उठा रहे हैं। तो ऐसे में जो है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को लोग पसंद भी करना शुरू कर दिए हैं। हालांकि जिस तरह से आज भूख हड़ताल शुरू हुई उससे जो है कहीं ना कहीं जो है या देखने को मिला कि जो सपा नेता हैं वह काफ़ी जो है आक्रामक नजर आए। जी लिया। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से आज जो प्रदर्शन किया गया सपा कार्यकर्ताओं की तरफ से, 3 मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, क्या यही वो मुद्दे रहेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, और क्या यही 3 वो मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर समाजवादी पार्टी जो है बुनने की कोशिश करेगी इन मुद्दों को? जी बिल्कुल, बता दूं कि समाजवादी मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल निगम वारसी ने भले ही कहा कि चुनाव में जो है बेरोजगार, भ्रष्टाचार और महंगाई
का मुद्दे पर जो है समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन अगर बात यहाँ करें तो जिस तरह से जो है इन मुद्दों से हटकर जो है समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में कूदी है और समाजवादी ने पीडीए का नारा दिया है, तो कहीं ना कहीं जो है सपा ने पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जी। तो यह कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से हटकर कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति करना चाहती है और यही वजह है कि वह पीडीए का नारा भी बुलंद कर रही है। हालांकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार जो है यह कहते चले आ रहे हैं कि प्रदेश में बेरोजगार नौजवान और किसान परेशान है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, इसी को देखते हुए तमाम राजनीतिक दलों ने भी अपनी कमर कस ली है और समाजवादी पार्टी भी बिल्कुल एक्टिव नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करते हुए। इसी दौरान प्रयागराज से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का यह मामला है। मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह सुनवाई की और 29 मार्च को अब अगली सुनवाई होगी। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनवाई की और अब सुनवाई की अगली तारीख 29 मार्च निर्धारित की गई है। तो प्रयागराज से जुड़ी बड़ी खबर, श्रीनगर श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का यह मामला है जिस पर आज अदालत ने सुनवाई की है और अब अगली जो तारीख है वो 29 मार्च निर्धारित की गई है सुनवाई के लिए। तो जस्टिस मयंक कुमार की सिंगल बेंच ने आज श्री कृष्ण भूमि शाही ईदगाह मामले को लेकर सुनवाई की। प्रयागराज से आपको खबर बता रहे हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का यह मामला है। इस मामले में हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की और अब जो अगली तारीख निर्धारित की गई है वो 29 मार्च है। अगली सुनवाई अब 29 मार्च को होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता सोहेब रिजवी जुड़ चुके हैं। सोहेब, अगर बात की जाए श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का ये मामला है, हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की है, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी और डिटेल्स? देखिए, दरअसल जो ये पूरा विवाद है इसकी पूर्णता पर सवाल उठ रहे हैं। जो याचिका दाखिल की गई वो 18 के करीब अलग अलग याचिकाएं हैं। इसमें अलग अलग विषयों पर बाकायदा कोर्ट में बहस चली। आज की जो बहस थी वो मुस्लिम पक्ष के वकीलों की तरफ से अपनी दलीलें पेश की गई हैं। इसकी पिछली सुनवाई पर भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी यही सुनवाई की अपने पक्ष रखे गए थे। तो कह सकते हैं कि लगातार सुनवाई चल रही है। आज भी इस मामले पर मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखा, कोर्ट ने तमाम दलीलें दी हैं। दरअसल इसमें अलग अलग विवाद है जिसको लेकर के कोर्ट सुनवाई कर रहा है। ये सारी जो याचिकाएं हैं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में 18 के करीब याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही है। खासतौर से जो इस वक्त सुनवाई का जो बिंदु है वो फौजदारी पर है कि जो निचली अदालत ने इस पूरे मामले में दखल दिया उस पर क्या वो उसको अधिकार है। इस तरह के तमाम सवाल हैं जिस पर मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट में तमाम दलीलें दी हैं। हालांकि आज की सुनवाई पूरी नहीं हो सकती है। अब अगली तारीख जब सुनवाई होगी तो मुस्लिम पक्ष अपना आगे का जो एक तरह से कह सकते बहस है वो उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इसके बाद जब हिंदू पक्ष अपना बयान देगा उसके बाद हिंदू पक्ष जो अपना पक्ष रखेगा उस पर क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है अभी जरूर इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट जिस तरह से इसको लगातार सुन रहा है, तारीख पे तारीख जो दे करके जल्द से जल्द सुनने की कोशिश कर रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इस पर निर्णय भी आएगा। शोएब, जिस तरह से आपने कहा कि आज मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें सामने रखी, क्या कुछ दलीलें मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई थी? लेकर के अपना पक्ष रखा। खासतौर से जो मुस्लिम पक्ष इस तरह के तमाम मामले में सबसे ज्यादा जोर दे रहा है वो वर्शिप एक्ट को देता है कि जो भी वर्शिप एक्ट के तहत जो रूलिंग है उसका पालन किया जाना चाहिए। और अब बहुत सी चीजें इस तरह से कोर्ट में आ रही हैं, चाहे वो वाराणसी का मामला रहा हो या अब मथुरा में भी इस तरह से चीजें निकल कर सामने आ रही है। तो कोर्ट अपनी दलीलों के जरिए मुस्लिम पक्ष इन बातों को साबित करना है। लेकिन जो पिछले अनुभव रहे, जो पिछले कोर्ट के आदेश में, उससे ये लग रहा है कि मुस्लिम पक्ष अपनी जो दलीलें दे रहा है हिंदू पक्ष उसका विरोध करेगा और हिंदू पक्ष जो जिस तरह से
और इस तरह के इससे रिलेटेड केसेस में जिस तरह से अपनी बहस में जो तथ्य रखे हैं वो रखेगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष जरूर इसका विरोध कर रहा है और वो इस पर तमाम सवाल उठा रहा है। लेकिन कोर्ट अपने निर्णय में इसको कितना वेट देता है इसका इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल जो उनके पास एविडेंस है, मुस्लिम पक्ष के पास जो उनके पास साक्ष्य है या इस नियमावली के तहत क्या कुछ गलत है, उसको बताने की जरूर वो कोशिश कर रहा है। जो निचली अदालत में इस मामले में सुनवाई हुई थी, हालांकि अब ये सारे मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुने जा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जब दोनों पक्षों की दलीलें सुनेंगे उसके बाद ही कोर्ट। ठीक है शोएब, तो आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहिदगाह मामले में सुनवाई हुई, सुनवाई पूरी नहीं हो सकी, जिस वजह से अब जो अगली तारीख है वो 29 मार्च है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया वॉइस।